हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और बॉन्ड्स और उसके फीचर्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडीआर, जेडीआर और कमर्शियल बैंक के बारे में। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडीआर जेडीआर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जब फॉरेन कंपनी, ठीक है, क्या करती है यूएसए में, फॉरेन कंपनीज जब यूएसए में अपने शेयर्स को ट्रेड करती है, ठीक है, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, और यूएसए का कोई इन्वेस्टर उसको उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो बन जाता है एडीआर। ठीक है, वहीं जेडीआर क्या होता है कि जब कोई एक कंट्री दूसरी फॉरेन कंट्री में अपने शेयर्स को ट्रेड करती है, सिवाय यूएसए के, यूएसए में नहीं, ठीक है, बाकी कोई कंट्री में अगर ट्रेड करती है अपने शेयर्स को, जैसे कि लंदन हो गया, ठीक है, जर्मनी एसेट्रा, है ना। अगर ऐसी कंट्रीज़ में अगर एक कंपनी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ में अपने शेयर्स को ट्रेड करेगी, फिर वहाँ के कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो बन जाता है जेडीआर। आई बात समझ में? बस पूरा कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एडीआर को डीप में। ठीक है, मीनिंग ऑफ एडीआर। एडीआर का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR is a certified negotiable instrument issued by an American bank suggesting the number of shares of a foreign company that can be traded in US financial market. It provides US investor with an opportunity to trade in a share of a foreign company. अब ADR का फुल फॉर्म क्या है चिल्ड्रन? ADR का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फॉरेन कंपनी क्या करती है, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में क्या करती है, अपने शेयर को ट्रेड करती है। फिर वहाँ के कोई इन्वेस्टर, यूएस के कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो शेयर फॉरेन कंपनी के जो शेयर खरीदता है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर शेयर्स। ठीक है, when the ADRs did not exist, it was very difficult for an American investor to trade in share of foreign company. जब ADR नहीं हुआ करता था तब अमेरिकन इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था कि कोई भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करना, ठीक है, यानी कोई भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदना। ठीक है, थर्स To ease such hardship, the regulatory body Security Exchange Commission (SEC) introduced the concept of ADR. तो यही डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसे हम बोलते हैं SEC, ने ADR का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब एक फॉरेन कंपनी क्या करती हैं, यूएस में अपने शेयर को ट्रेड करती हैं, फिर वहाँ का कोई इन्वेस्टर, यूएस का कोई इन्वेस्टर अगर उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को खरीदता है या उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो बन जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेडीआर के बारे में। ठीक है, मीनिंग ऑफ जेडीआर। जेडीआर का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, देख लेते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट (GDR) इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच अ कंपनी लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री इशू वन और मोर ऑफ इट्स शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री एक्सेप्ट यूएसए। अब जेडीआर क्या होता है चिल्ड्रन? यहाँ पे क्या होता है कि एक डोमेस्टिक कंट्री, मतलब एक होम कंट्री, जब किसी फॉरेन कंट्री में अपने शेयर को ट्रेड करती है, सिवाय यूएसए के, यूएसए में नहीं, ठीक है, बल्कि कोई भी दूसरी फॉरेन कंट्री में, जैसे लंदन हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, अगर ऐसी कंट्री में अपने शेयर को ट्रेड करती है, फिर वहाँ का कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो बन जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अगर वो यूएस में अगर कोई फॉरेन कंपनी ट्रेड करती है शेयर को तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बन जाता है। यूएसए को छोड़ के बाकी वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई भी कंट्री में अगर शेयर को ट्रेड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आई बात समझ में? चलिए, So issue of global depository receipt is one of the most popular way to tap the global equity market. A company can raise foreign currency fund by issuing equity share in a foreign country. अब जो global depository receipt है चलन, ये काफ़ी पॉपुलर वे है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में कदम रखने का। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है, इससे फॉरेन करेंसी फंड को भी रेज कर सकती है और इक्विटी शेयर जो है फॉरेन कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर सकती है। आई बात समझ में चल रहे हैं? ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कमर्शियल बैंक के बारे में। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है चिल्ड्रन? कमर्शियल बैंक इज नथिंग बट अ बैंक इन योर लोकल एरिया। जो लोकल एरिया में जो आप बैंक देखते हो उसे ही हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, जो भी आपके एरिया में जो बैंक होगी वो क्या होगी? कमर्शियल बैंक। ठीक है,
Commercial banks, yeah, banks also play an important role in providing short-term finance. They deal with the money. In other words, commercial bank is your neighborhood bank. They have become primary source of financing working capital of the business. जैसे कि मैंने बताया कमर्शियल बैंक है वो आपकी जो नेबरहुड में जो बैंक होती है वही कमर्शियल बैंक होती है, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है कि ये पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है। आई बात समझ में चिल्ड्रन सी। तो अब हम देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक किस तरह से मदद करती है या किस तरह से लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। Banks have introduced many innovative schemes for disbursement of credit. They are as follow. यहाँ पे disbursement का मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना लोन को, ठीक है। तो देखते हैं कि बैंक किस तरह से प्रोवाइड करती है, क्या स्कीम है। स्कीम फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट किस तरह से वो देती हैं, ठीक है। तो उसके 4 तरीके आपके बुक में बताए गए हैं, ओके। सबसे पहला ओवरड्राफ्ट, उसके बाद कैश क्रेडिट, उसके बाद कैश लोन और सबसे लास्ट में बताया गया है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मैं चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ चिल्ड्रन, बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है चिल्ड्रन जो बिजनेसमैन को दी जाती है या फिर ऐसे पर्सन को दी जाती है जिसका लेन देन पैसे का वो ज़्यादा हो, है ना। तो जिसको भी ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है उसके लिए करंट अकाउंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो सैलरी पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, सैलरी पीपल होते हैं, उनके लिए जो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन जिसका कारोबार ज़्यादा है, जिसका लेन देन ज़्यादा है, उसके लिए करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट होल्डर को ही ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। आई बात समझ में। अब ओवरड्राफ्ट में होता है क्या है कि समझो किसी के पास अगर 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में है, अगर वो चाहता है कि वो 5 लाख रुपए निकाले तो वो 5 लाख रुपए भी वो टाइम पे निकाल सकता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। यहाँ पे एक दिन में आप कितना ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और कितना ही पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। फिर बदले में जो एडिशनल पैसा जो निकालेगा वो बदले में बैंक को उसको देना पड़ेगा और कुछ चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट लगता है, वो भी उसको बैंक को देना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है चिल्ड्रन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी क्या होता है, यहाँ पे बैंक क्या करती है, बैंक प्रोवाइड करती है कैश को इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो दैट इज़ नथिंग बट अ कैश क्रेडिट, जिसके ऊपर बैंक क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। अब कैश लोन, ये भी आपको पता है क्या होता है कि बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, राइट, ठीक है। कैश में क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, बदले में इसके ऊपर भी क्या चार्ज करती है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कई बार हायर भी होता है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चलो ध्यान से सुनना। सपोज करो पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन बी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, सपोज करो 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो पर्सन ए ने क्या करा, पर्सन बी को 1 लाख रुपीज़ दे दिया, ठीक है। अब मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी को 1 लाख रुपीज़ तो दे दिया, लेकिन अब ना पर्सन ए को ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो ये क्या करेगा, पर्सन ए ये बैंक के पास चले जाएगा और बैंक के नाम का जो है बिल जो है वो ड्रॉ कर देगा, ठीक है। बदले में बैंक क्या करेगी, उसको जो है पैसा दे देगी, ठीक है, बट पूरा 1 लाख रुपए नहीं देगी। बैंक क्या करती, कुछ पैसे को चार्ज करती है, ठीक है। सपोज को 25% उसने बैंक ने चार्ज किया, तो 1 लाख का 25% कितना हो गया, 75,000, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, उस बंदे को 75,000 दे देगी पर्सन ए को, ठीक है। तो पर्सन ए जो है वो फ्री हो गया। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगी, ठीक है, पर्सन बी को बोलेगी कि भाई हमने पर्सन ए को पैसा दे दिया है, अब आपका जो 1 लाख रुपया है वो आप हमें देना। तो फिर पर्सन बी क्या करेगा, वो पैसा बैंक को दे देगा, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बैंक ने क्या करा, पर्सन ए को जब ज़रूरत थी तब वो पैसा तो दे दिया, लेकिन पर्सन बी से वो पैसा वो टाइम पे ले लेगा, जो भी टाइम जो है डिसाइड किया गया होगा, ठीक है। अब बैंक क्या कर रही है, यहाँ पे पर्सन ए को जो पैसा दी उसने वो कैसा दी, डिस्काउंट में दी, राइट, पूरा 1 लाख रुपया नहीं दी। सो दैट इज़ नथिंग बट अ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आई बात समझ में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है चिल्ड्रन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।